बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ था और आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है 20.7 इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये है कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि आप मैटर से एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी से मैटर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा सिनेरियो आपने कहाँ पे देखा? इससे जो प्रीवियस मैंने वीडियो अपलोड की उसमें हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ा। वहाँ पर हम अगर बात करें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, मैटर से एनर्जी बना रहे हैं, यानी कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके हिट करता है एक मैसिव यूरेनियम के एटम से और उससे आगे फर्दर लाइटर पार्टिकल निकलते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन एमिट होते हैं और प्लस एनर्जी क्रिएट होती है। अब इसमें ये देखें, यहाँ पर जो रिएक्टेंट का मैस होगा वो प्रोडक्ट के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैस में कमी क्यों आई है? मैस में कमी जो आ चुकी है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी में वो मैस कन्वर्ट होगा, यानी कि रिएक्टेंट का मैस प्रोडक्ट की निस्बत क्या है, ज़्यादा है इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो पहले जो प्रोडक्ट का मैस है वो ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट का मैस कम है और रिएक्टेंट का मैस ज़्यादा है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट का मैस कम हुआ है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, उसको बेटा एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखा कि हम लाइटर पार्टिकल को एनर्जी देकर कंबाइन करते हैं और एक मैसिव न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा मैस में चेंज आ जाता है, तो वो मैस में जो चेंज आता है ना, मैस में जो कमी आ जाती है वही बेसिकली क्या होती है, एनर्जी। तो इन दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने देखा कि मैटर से एनर्जी बनती है और जो मैस कम होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट का मैस ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का मैस क्या होता है, कम। और प्रोडक्ट में मैस की कमी की वजह यही है कि यहाँ पर एनर्जी क्रिएट हुई है। इसको ना फेमस आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन से एक्सप्लेन किया, E=mc², यानी कि उसने कहा एनर्जी से मैटर बनाया जा सकता है और मैटर से एनर्जी बनाई जा सकती है। मैस मीन मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैस इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस को जब कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस से ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। और यहाँ पर आपकी बुक ये कह रही है, हमने फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन में इनको डिटेल से पढ़ा। इसी तरह बेटा इसका रिवर्स भी है, यानी कि आप एनर्जी से मैटर बना सकते हैं। अब ये कहाँ पे है, आप आने वाले FSC की बुक में आप ये पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक। वहाँ पर हम क्या करते हैं, दो लाइटर फोटोन आते हैं। देखिए फोटोन का मैस नहीं ना होता, मैस लेस होते हैं। तो जब वो फोटोन आपस में आके हिट करते हैं तो उससे फिर मैटर जनरेट होता है। ठीक है, उससे पार्टिकल बनते हैं। इसका मतलब उन फोटोन से, लाइट के पैकेट से वो पार्टिकल बने हैं। एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, ये दो पार्टिकल एमिट होते हैं। तो इसका मतलब पार्टिकल बने हैं तो उनका कुछ ना कुछ मैस होगा। तो इसलिए अब उस पेयर प्रोडक्शन में हम क्या देख सकते हैं कि एनर्जी देकर मैटर भी बनाया जा सकता है। अब ये सारी बातें ना आपके बुक के इस पैसेज में लिखी हुई हैं, तो एक दफ़ा रीड करते हैं आपको भी ताकि पता हो जाए। ठीक है, पता चल जाए। सॉरी, यहाँ पर देखिए मैटर एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। बहुत अच्छा पॉइंट है कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। ये किसने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया?
कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन थी। और दिस मीन्स, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, दिस मीन्स दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस कैन टर्न इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, एज सीन इन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, और फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में आप देख भी चुके हैं। सिमिलरली उसके बाद कहते हैं विच पावर न्यूक्लियर रिएक्टर एंड दी सन। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है, बहुत अच्छे पॉइंट है ये, आपने अच्छे से पैसे तैयार करना है। सिमिलरली एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर, मैटर में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर मैटर से एनर्जी बन सकती है तो एनर्जी से मैटर भी जनरेट हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, इसका रिवर्स हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? अंडर एक्सट्रीम कंडीशन सच एज पार्टिकल एक्सेलरेटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेयर हाई एनर्जी फोटोन्स क्रिएट पार्टिकल एंटी पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल जनरेट होता है, एक एंटी पार्टिकल, यानी कि पेयर प्रोडक्शन, दो पार्टिकल की प्रोडक्शन होती है, उनमें एक पॉजिट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस प्रोसेस फॉलोज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस सारे होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमेशा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये असूल है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा क्या है, दिस प्रोसेस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि पेयर प्रोडक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। उसके बाद विच स्टेट दैट द टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग मैस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद इज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिससे बाहर से कोई एजेंसी उस पर वर्क ना करे, उस पर एक्सटर्नल काम ना करे, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। The ability to convert matter into energy and vice versa is the key to understand the universe, star and atomic particles. Okay हो गया। और नेक्स्ट है theoretically सिंगल ग्राम ऑफ। अब यहाँ पे ना एक प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल, अगर वो कहता है यहाँ पे एक सिंगल ग्राम मैटर को कन्वर्ट किया जाए तो उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि आपका जो एक सिटी है ना वो इलेक्ट्रिसिटी उसे प्रोवाइड की जा सकती है। यानी कि एक सिंगल ग्राम मैस को अगर कन्वर्ट किया जाए ना एनर्जी के अंदर, तो वो जो एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं वो इस हद तक यूज़ कर सकते हैं कि आप उससे एक सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस जब कन्वर्ट होता है एनर्जी के। ओके हो गया। तो यहाँ पे आपने सीखा क्या इस पैसेज में? शुरू में देखा मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो। ये कहाँ पे सीन किया? फिशन रिएक्शन में, फ्यूजन रिएक्शन में। और किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने अपनी फेमस इक्वेशन में E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे E एनर्जी है, m मैस है, c है स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी आगे वैल्यू आएगी आपको बता देंगे। उसी तरह सिमिलरली वो कहता है इसका रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि एनर्जी से मैटर में कन्वर्जन हो सकती है, लेकिन उसके लिए पेयर प्रोडक्शन, पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक है। उस टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि जो लाइट के फोटोन्स हैं, फोटोन्स आके हिट करते हैं एक दूसरे के साथ, हिट करने के बाद एक पार्टिकल इधर बन जाता है, ठीक है, और एक पार्टिकल इधर बनेगा, एक पॉजिट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, पॉजिट्रॉन बन जाएगा। ये बेसिकली एनर्जी आ रही है, फोटोन आ रहा है, एक पैकेट आ रहा है लाइट का, ठीक है। और उसके बाद ये जो पेयर प्रोडक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को भी करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ये सबको भी करता है। ओके हो गया। उसने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम दिया। तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो यही बताना चाहता है कि ये जो पेयर प्रोडक्शन है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है।
उसके बाद एंड पे बेटा उसने ना सिर्फ ये एग्जाम्पल दी है, आप चाहें ये एक दो लाइनें ना करें, यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिकल लाइफ के 1 ग्राम जब मैटर कन्वर्ट होता है ना एनर्जी के अंदर, तो ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है वो एक सिटी को चलाने की अहलियत रखती है, इतनी एबिलिटी रखती है। ठीक है, उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन है और एनर्जी कैलकुलेशन है। अब बेटा एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मैटर की। अब देखिए इसके लिए आइंस्टाइन इक्वेशन एनर्जी की है, ये E इज इक्वल टू mc²। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ फिशन और फ्यूजन। इन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट स्टेट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छी बात है। वेयर एनर्जी के 2 यूनिट हैं, जॉउल और मेगा जॉउल। ठीक है, मेगा जॉउल बहुत बड़ा यूनिट। मैस है c स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू भी याद रखनी एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए जब फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं तो जो प्रोडक्ट का मास होता है वो कम होता है और रिएक्टेंट का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब प्रोडक्ट का मास कम है, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हुई है और इसका मतलब मास में कमी आई है। ये जो मास में बेटा कमी आ जाती है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान, उसी मास की कमी को मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से लेकर ना डेफिनेशन ये कर रहे नहीं मास डिफेक्ट की यहाँ तक। इन न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट, दिस मिसिंग मास ऑफ कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक हो गया। E इज इक्वल टू mc²। कैलकुलेट अब एनर्जी, अगर वो कहता है मैस हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ kg हो, ये बहुत कम अमाउंट है। और उसके बाद हम ये इक्वेशन अगर यूज़ करें, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इसमें पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 जॉउल, इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई है। और मैस देखें, अगर इसमें कन्वर्ट करूँ ना डेसिमल पॉइंट में 0.000 और 1 है, तो बहुत कम मैस है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस से देखें इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये आपसे कैलकुलेशन में पूछा है कि आइंस्टाइन इक्वेशन और एनर्जी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। आपने कहना है मैस कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में बाय यूजिंग, और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मैस में। और अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते तो हम आइंस्टाइन की इस इक्वेशन को लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, मैस की वैल्यू पुट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की, और कैलकुलेट करके वो एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके हो गया, बस इतना इसमें काम करना, ज़्यादा थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूनिफॉर्म मैस स्केल क्या होता है, इसे बेटा एक और भी नाम देते हैं एटॉमिक मैस यूनिट। क्या नाम देते हैं, ये दूसरा इसका नाम है एटॉमिक। और ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, देखें एटम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा, उसमें पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल के मैस को कैलकुलेट करने के लिए हम बड़े स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे पास केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, ये बड़े स्टैंडर्ड हैं, इनके लिए इनको हम यूज़ नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हमने एक ये स्केल सेट किया हुआ है, यूनिफॉर्म मैस स्केल कहते हैं या एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का, किसी भी पार्टिकल का, लाइटर पार्टिकल का इजीली मैस कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद वो कहता है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा कार्बन का एक एटम अगर आप लें, ये कार्बन का एक पीस लिया, इसके मैंने 12 हिस्से करने हैं, 1 2 ये 3 और ये 4 बन गए, 1 2 3 और 4। इसी तरह 1 2 3 और 4। अगर मैं यहाँ पे एक इसका यानी कि 112 पार्ट लूँ और ये जो पार्ट होगा 112 पार्ट ऑफ एटम वो होगा किसके इक्वल, 1.66605 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg के इक्वल है। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, जैसा कि हमारे पास 1 kg का एक स्टैंडर्ड नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये जो कार्बन के एटम को हम उसके 12 पीसीज करेंगे और उसमें से एक जो पीस होगा वो क्या होगा, 112 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, और वो किसके इक्वल होगा,
6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg के इक्वल होगा। और इसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तरह जो लाइटर पार्टिकल होंगे, एटॉमिक पार्टिकल होंगे, उनका मास इस ए कार्बन के 112 पोर्शन से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसे ये पढ़ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे ये पूछा जा सकता है, द टर्म यूनिफॉर्म मास स्केल यू रेफर टू द एटॉमिक मास यूनिट। दो नाम इसके याद रखने हैं। बीइंग यूज एज अ स्टैंडर्डाइज यूनिट टू मेजर क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल है, एटम्स का और मॉलिक्यूल का, क्योंकि केजी में हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड है। 1U इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन के अगर 12 हिस्से किए जाएँ तो जो 12वां हिस्सा है ना, वो जो हिस्सा होगा उसको हम स्टैंडर्ड लेंगे और उससे कंपैरिजन करके, और उसका जो 112 जो पार्ट हमने लिया वो 1U के इक्वल, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपने याद रखनी है MCQ, और इसी से हम कंपेयर करके किसी भी आइटम का मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा 7 ये एग्जाम्पल है, टॉपिक यहाँ पे आपका कवर हो चुका है। अब हमने देखना है कि ये जो एनर्जी है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और मास डिफेक्ट कैसे आता है, ये हम इस एग्जांपल में जानते हैं। एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यानी कि फिशन रिएक्शन है। अब देखिए प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल गई, तो देखते हैं कैसे। कि न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूट्रॉन आगे हिट किया यूरेनियम से, वही बैरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 2 लाइटर पार्टिकल और 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी बेटा, ये पीछे आपको बता के आ चुके हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी, और जो बच्चे नए हैं यहाँ पे तो वो काइंडली इससे पहले वाली वीडियो मस्ट देखें, उसके बाद फिर इधर आए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद कंसिडर फिशन रिएक्शन ऑफ ये। अब यूरेनियम इसका रिएक्शन हुआ, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये सारे क्या हैं, प्रोडक्ट। अब इनका मास ज़्यादा है, इनका मास क्या है, कम है। ये जो मास में कमी आई है, यहाँ पे क्या जनरेट हुई है, एनर्जी। और ये जो मास में कमी आना है इसको मास डिफेक्ट कहते हैं, और जो कमी आई है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एनर्जी में कन्वर्ट है। ये मैटर था और क्या बना, एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे मैटर से एनर्जी बन चुकी है, आप देख चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं आगे वाले पेज पे बेटा, यहाँ पे मास ऑफ यूरेनियम दिया हुआ यू में, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में, ये वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है MCQ के तौर पे। मास ऑफ न्यूट्रॉन का यू में वैल्यू ये होती है एटॉमिक मास यूनिट में, और मास ऑफ बैरियम ये, मास ऑफ क्रिप्टॉन ये, यानी कि यूनिफॉर्म एटॉमिक मास यूनिट में, ये यूनिफॉर्म मास स्केल में इसकी वैल्यू ये होती है, ना कि kg में हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिट हुए थे, तो हम एक न्यूट्रॉन का मास ये तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके हो गया। अब रिएक्टेंट का मास क्या है, जो पहले वाले हैं, पहले वाले क्या है, एक तो यूरेनियम था और एक न्यूट्रॉन था। यूरेनियम का मास ये आ गया और न्यूट्रॉन का मास ये है माइनस। अब दूसरे में एक बैरियम बना, क्रिप्टॉन बना और 3 न्यूट्रॉन बने, 1, 2 और 3 वैल्यू यहाँ पे हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये दोनों ऐड करेंगे, ये वैल्यू आ गई, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखें मास में कितनी कमी आई है, 0.1859 U एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो कमी आई है बेसिकली यही क्या करेगी, एनर्जी क्रिएट करेगी, यानी कि इतना मास में लॉस आया ड्यूरिंग रिएक्शन या प्रोडक्ट बनने के दौरान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है आप आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करें, E = ΔM, और ये वैल्यू है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, या इसे एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं। ये बड़ा वैल्यू आप पीछे कैलकुलेट करके आ चुके हो, और ये वो वैल्यू C की जगह पे हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद उसके बाद ये जो मास आया है, मास डिफेक्ट है, यहाँ पर पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुआ, 173.2 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट
जब चलता है ना तो उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है, ये ज़ाया नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका ये टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक हाफ़ लाइफ, और हाफ़ लाइफ को भी इंशाल्लाह डिटेल में आज से डिस्कस करेंगे। और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो वेल एंड गुड। अगर कहीं से बाय मिस्टेक आपको समझ ना आई हो तो काइंडली वीडियो को रिपीट कीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद हाफ़ लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।